नाजरीन, दुनिया की सुपर पावर्स बदल गई, सल्तनतें मिट गई, लेकिन नक्शे पर एक नाम ऐसा है जिसे वक्त की लहरें धुंधला ना सकी, और वो नाम है ईरान। वो सरजमीन जिसे फतह करने का ख्वाब रोमियो से लेकर मंगोलों तक और बरतानवी राज से लेकर आज के जदीद अमेरिका तक हर किसी ने देखा। लेकिन तारीख गवाह है कि ईरान की सरहदों में दाखिल होना तो आसान है, मगर यहां से जिंदा निकलना नामुमकिन है। जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान पर शब खून मारा है, तो दुनिया हैरान है कि आखिर इस मुल्क के पास वो कौन सा जादू है जो पेंटागन की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को भी रेत की दीवार बना देता है। क्या ये सिर्फ पहाड़ों का हिसार है या फिर उन जेरे जमीन मिसाइल शहरों का खौफ जिसने व्हाइट हाउस की नींदें उड़ा दी हैं? आज के व्लॉग में हम ईरान के इस नाकाबिले तस्खीर जोग्राफिये, उसकी प्रॉक्सी वार्स के जाल और इस 12 रोज़ा जंग की कहानी सुनाएंगे जिसने अमेरिका और इसराइल को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। बारूद की बू अब आबना हुर्मस से निकलकर आलमी मईशत के ईवानों तक पहुंच चुकी है। आलमी मईशत सिर्फ 5 हफ्तों में ही घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। नया मंजरनामा क्या बनेगा, तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ये है ईरान, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक। पिछले तकरीबन 500 सालों से ईरानी उन्हीं सरहदों के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं, और शायद ही दुनिया की कोई सुपर पावर हो जिससे ईरान का टकराव ना हुआ हो। चाहे वो रोमी हो, अरब हो, मंगोल हो, तुर्क हो, रूसी हो या फिर बरतानवी, हर एक सुपर पावर ने ईरान को फतह करने की कोशिश की है। और उसकी एक बड़ी वजह तो ये थी कि ईरान दुनिया के चुराहे पर है। यही वो एक मुल्क है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों बड़े आज़मों को आपस में जोड़ता है। आज का ईरान 7 ममालिक के साथ सरहदें शेयर करता है। मशरकी समत पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के साथ, और मगरबी समत पर इराक, तुर्की, आर्मेनिया और आज़रबाईजान के साथ। इसके अलावा ईरान को 3 समंदरों तक रसाई हासिल है। इसके शुमाल में बहरा कैस्पियन है और जुनूब में खलीज फारस और खलीज ओमान। ईरान की जुनूब समत पर ही दुनिया का सबसे अहम और ख़तरनाक पॉइंट भी है जिसे आबनाए हुर्मस कहते हैं। पूरी दुनिया की 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी पॉइंट से गुजर कर आती है। आबनाए हुर्मस के पास ये 7 जज़ायर भी 1970 से ईरान के कंट्रोल में है। हालांकि इससे पहले इन पर मुत्तहिदा अरब अमारात का कंट्रोल था। इसी तरह उधर बहरा कैस्पियन में भी ये आशूरदा जजीरा ईरान के कंट्रोल में है। पिछले 40 सालों से ईरान मगरबी दुनिया के लिए एक सर दर्द बना हुआ है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी ताकतवर अफवाज और मशतें होने के बावजूद अभी तक कोई भी मगरबी मुल्क ईरान पर हमला करके उस पर कब्जा नहीं कर सका? सब ममालिक जानते हैं कि ईरान पर बराह रास्त हमला करना बहुत ज़्यादा उल्टा असर यानी बैक फायर कर सकता है। ईरान को नाकाबिले तस्खीर बनाने में बहुत सी वजूहात के साथ साथ उसका जोग्राफिया भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ईरान की तारीख, उसका जोग्राफिया और उसकी प्रॉक्सी वॉर्स ने उसे इतना ताकतवर कैसे बनाया, ये सब भी आपको बताते हैं। नाजरीन, इसके लिए सबसे पहले ईरान के जोग्राफिया को समझना ज़रूरी है। ईरान की जनूबी और मगरबी समत पर ज़ैगरोस पहाड़ी सिलसिला है जो ईरान की साहिली पट्टी से लेकर इराक और ऊपर तुर्की तक फैला हुआ है। ये पहाड़ी सिलसिला नाजरीन ईरान को एक ज़बरदस्त कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये सारा इलाका बहुत ही पथरीला है और इसे अबूर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन पहाड़ों का ईरान को इतना फ़ायदा है कि 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला किया तो उसका प्लान ये था कि एक तो वो यहाँ खुजिस्तान के तेल से मालामाल सूबे पर कब्जा कर ले और फिर यहाँ से आगे ईरान के बाकी शहरों पर भी कब्जा करके ईरानी इनकलाब को कुचल दे, क्योंकि सब अरब ममालिक डरे हुए थे कि ईरानी इनकलाब के असरात बाकी अरब दुनिया तक न फैल जाएं। मगर इराकी अफवाज 2 सालों में सिर्फ उधर खुजिस्तान तक ही पहुँच सकीं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो ज़ैगरोस के पहाड़ों को अबूर करके ईरान पर कब्जा कर सकें, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फिर आखिरकार ईरान इराकी फोर्सेस को पीछे धकेलता हुआ इराक के अंदर तक घुस गया। मगर यहाँ पर ईरान को भी ये मसला आया कि जहाँ इराकी फ़ौज को आसानी से उसके शहरों से सप्लाई मिल रही थी, वहीं ईरानी फ़ौज को सप्लाई पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ईरान के सारे बड़े डिपो और शहर ज़ैगरोस पहाड़ी सिलसिले के दूसरी तरफ थे। यही वजह है कि 8 साल बाद ये जंग बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई और दोनों ममालिक की सरहदों में 1 इंच भी तब्दीली नहीं आई। इसी तरह नाजरीन, ईरान की शुमाली समत पर बहरा कैस्पियन के साथ
अल बुर्ज पहाड़ी सिलसिला है, जो उसे शिमाली सम से तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये पहाड़ सिर्फ ईरान को कुदरती तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं बल्कि बहुत से वसाइल से भी मालामाल हैं। ये दोनों पहाड़ी सिलसिले यूरेनियम, चांदी, सोने और जिंक से मालामाल हैं। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े जिंक के ज़खायर हैं। इसी तरह 20वीं सदी ने ईरान के इस जोग्राफिए को 4 चांद लगाए, जब यहाँ खलीज फारस के पास तेल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। आज की तारीख में पूरी दुनिया के 10% तेल और 15% कुदरती गैस के ज़खायर ईरान के पास हैं। ईरान को एक और चीज़ जो तहफ़्फ़ुज़ देती है वो 2500 किलोमीटर लंबी ये साहिली पट्टी है, जो 2 समंदरों के बीच तकसीम है। बंदर अब्बास ईरान की सबसे बड़ी बंदरगाह दुनिया के एक बहुत बड़े चोक पॉइंट आबना हुर्मुज़ से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, और यही पॉइंट आज ईरान का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल फ़ायदा भी है। अगर ईरान अपनी बहरिया के ज़रिए ये पॉइंट ब्लॉक कर दे तो पूरी दुनिया की मईशत बैठ जाएगी, क्योंकि दुनिया की 15% तवानाई की सप्लाई यहाँ से गुजर कर एशिया और यूरोप को जाती है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ये साहिली पट्टी और ये 2 पहाड़ी सिलसिले अबूर करके ईरान के अंदर आ भी जाए, तो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा बकिया ये दश्ते लूत और दश्ते कोयर का रेगिस्तान है। दश्ते लूत को दुनिया का गर्म तरीन मकाम कहा जाता है, क्योंकि 2005 में यहाँ 70 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। इस सख्त और गैर मामूली जोग्राफिया की वजह से ही ईरान को फतह करना तकरीबन नामुमकिन रहा है। लेकिन आज की तारीख में जो दूसरी चीज़ ईरान को इतना ताकतवर बनाती है वो है उसकी जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली। सबसे पहले अगर हम ईरान के आबादियाती ढांचे को देखें तो उसकी आबादी तकरीबन 9 करोड़ है, जिसमें 95% शिया मुसलमान हैं। ईरान में 62% लोग पारसी यानी पर्शियन हैं, 16% आज़री, 10% कुर्द और बाकी 12% बलोच, लोर, अरब और तुर्क है। 1979 के इस्लामी इनकलाब से पहले ईरान एक लिबरल मुल्क था और इस खित्ते में अमेरिका का एक बहुत मजबूत इत्तेहादी भी था। यहाँ तक कि उस ज़माने में अमेरिका ईरान को फ़ौजी जेट तैयारे तक सप्लाई किया करता था। लेकिन फिर इमाम खुमैनी के आने के बाद यहाँ के सारे हालात बदल गए। आपको ये जानकर हैरत होगी नाजरीन कि 1979 से पहले ईरान और इसराइल के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। दर हकीकत ईरान 1948 में इसराइल को तस्लीम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क था, लेकिन इमाम खुमैनी ने आते ही फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ उठाई और ऐलान किया कि अब से इसराइल ईरान का नंबर 1 दुश्मन है। नाज़रीन, तेहरान ने इसराइल के साथ सारे सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। इसराइल जाने वाली सारी परवाज़ें मनसूख कर दी गईं और तेहरान में मौजूद इसराइली सिफारत खाने को फ़लस्तीनी सिफारत खाने में तब्दील कर दिया गया। इसका सबसे पहला नतीजा तो ये हुआ कि इसराइल के साथ साथ ईरान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। लेकिन ताल्लुकात की ये ख़राबी सिर्फ इसराइल और अमेरिका तक ही नहीं रही, बल्कि ईरान के गिर्द मौजूद सारी अरब रियासतें भी इनकलाब ईरान के बाद अलर्ट हो चुकी थीं। वो सब इस बात से खौफजदा थे कि कहीं ईरान का नज़रिया उधर अरब रियासतों तक ना पहुँच जाए और उसके नतीजे में उनकी बादशाहतों को अच्छा खासा नुकसान पहुँच सकता है। 1980 में इन्हीं अरब रियासतों ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान पर हमला करने के लिए सपोर्ट किया था। यहाँ पर ईरान को भी समझ आ गई कि अगर उसने बका हासिल करनी है तो उसे अपने नज़रिए को बाहर दूसरे ममालिक तक पहुँचाना होगा, क्योंकि ईरान और उसके सबसे बड़े दुश्मन इसराइल के बीच ये सारे अरब ममालिक हैं जो उसके सख्त खिलाफ हैं। इसलिए उसे ऐसा कुछ करना होगा कि इसराइल से दूर होने के बावजूद वो उसको ख़तरे में डाल सके। और यहीं पर ईरान ने ऐसे सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो इसराइल मुखालिफ या सिहोनी मुखालिफ थे, जैसे कि फ़लस्तीन में हमास, लिबनान में हिजबुल्ला, शाम में फातिमियोन ब्रिगेड, इराक में अल-बदर और यमन में हुसी। इन सारे नेटवर्क को मज़ाहमती ब्लॉक कहा जाता है और इसी नेटवर्क के ज़रिए ईरान, इसराइल और यहाँ तक कि अरब ममालिक पर भी दबाव रखता है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें। इसीलिए जब इसराइल ने गज़ा पर बमबारी शुरू की तो उधर लिबनान से हिजबुल्ला ने इसराइल पर मिसाइल फायर किए और यहाँ यमनी हुसियों ने बहरा अहमर, रेड सी से गुजरने वाले इसराइली और अमरीकी जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान की इसी प्रॉक्सी वॉरफेयर हिकमत अमली ने उसे खित्ते में काफ़ी ख़तरनाक बना दिया है। अब जंगी हिकमत अमली की बात हो ही रही है तो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जनवरी 2024 में जब हुसियों की तरफ से यहाँ से गुजरने वाले कंटेनर्स पर लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे थे, तब मगरबी दुनिया को अंदाज़ा हुआ कि ये सारे ड्रोन्स ईरान सप्लाई कर रहा है और इन ड्रोन्स की इतनी धूम है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ भी इन्हीं ईरानी ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पूरे मशरिक़ वुस्ता में सबसे ज़्यादा और जदीद बैलिस्टिक मिसाइल हैं।
ईरान के सारे मिसाइल 2000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। तो अगर हम ईरान के जुग्राफिये, उसकी प्रॉक्सी हिकमत अमली और ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखें तो उसके बावजूद कि ईरान पर मगरबी दुनिया की पाबंदियां हैं और उसकी मईशत सरकारी कागजात पर बहुत छोटी है, ईरान एक ऐसे मुल्क के तौर पर सामने आता है जिसकी सलाहियतों के बारे में बहुत सी गैर यकीनी सूरत हाल है। चाहे वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, प्रॉक्सी नेटवर्क्स की फंडिंग हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी, ईरान के बारे में बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से मगरबी ममालिक उस पर बराह रास्त हमला करने से कतराते हैं। अगर हम सिर्फ यही एक पॉइंट देखें कि दुनिया के 2 चौक पॉइंट्स आबना हुर्मज़ और बाबुल मंदब ईरान के हदफ की हद में हैं, तो यही चीज़ उसे बहुत ताकतवर बना देती है। और अब तो रूस और चीन भी गैर सरकारी तौर पर ईरान की हिमायत कर रहे हैं। जब हमास के लीडर इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद किया गया तो बहुत सी ऐसी गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स भी सामने आईं कि रूसी इंटेलिजेंस और फौजी जनरल्स ईरानी हुकाम से मिले हैं। इसके बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान के साथ मुख्तलिफ बयानियाँ तराश कर 12 रोज़ा जंग छेड़ी, जिसमें ईरान ने बड़े सरप्राइज दिए। गो के उस मुख्तसर जंग में ईरान की सफ़े अव्वल की अस्करी और सियासी क़यादत और एटमी साइंसदानों समेत दीगर शख्सियात की शहादतें भी हुई, लेकिन ईरानी हुकूमत और अवाम के जज्बे में कमी नहीं आई। ईरान ने तन तनहा ये जंग लड़ी और दुश्मन की ईंट से ईंट बजाई। बिलाखिर इसराइल और अमेरिका दुम दबाकर मैदान जंग से भागे। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ छेड़ी गई 12 रोज़ा जंग मशरिक़ वस्ता की तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर फ़ज़ाई बर्तरी के दावों के साथ शुरू की गई इस मुहिम जोई का इख्तिताम अमेरिका और इसराइल के लिए गैर मुतवक्के अस्करी और माली नुकसान पर हुआ। ईरान ने अपनी गैर रिवायती जंगी हिकमत अमली, ज़ेर ज़मीन मिसाइल, शहरों और मकामी तौर पर तैयार करदा मजीद जैसे दिफाई सिस्टम के ज़रिए न सिर्फ अमरीकी स्टेल्थ तैयारों और ड्रोन्स का कब्रिस्तान बनाया, बल्कि आबना हुर्मज़ की बंदिश से आलमी मईशत और पेट्रो डॉलर के निज़ाम को भी हिला कर रख दिया। पेंटागन की हालिया बुखलाहट, इसराइल के अंदर अवामी एहतजाज और अमरीकी बहरिया का पसपा होना इस बात का सबूत है कि तस्वीराती गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ और मजबूत जोग्राफियाई दिफा के सामने सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं होती। उस 12 रोज़ा तसादुम ने साबित कर दिया कि खित्ते में अब ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो चुका है और बराह रास्त जाहरियत के नताइज खुद हमला आवरों के लिए इबरतनाक साबित हो सकते हैं। नाजरीन, अमेरिका और इसराइल पर ईरान का न जाने क्यों इतना खौफ सवार है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर दोबारा मुश्तरका हमला किया। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर दोबारा किया गया मुश्तरका हमला इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तेहरान की बढ़ती हुई अस्करी और स्ट्रेटेजिक ताकत उनके लिए खौफ का आलम बन चुकी है। अमेरिका और इसराइल ने शदीद तरीन बमबारी में ईरानी सुप्रीम लीडर समेत सफ़े अव्वल की अस्करी और सियासी क़यादत और एटमी साइंसदानों को भी शहीद किया। साथ ही उस हमले का बुनियादी मकसद ईरान के ज़ेरे ज़मीन मौजूद मिसाइल शहरों और ड्रोन नेटवर्क्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करना था, ताकि खित्ते में अमरीकी बालादस्ती और इसराइल की सिक्योरिटी को लाहक खतरात को ख़त्म किया जा सके। ताहम यह हमला साबित करता है कि अमरीका और इसराइल अब बराह रास्त तसादुम के बजाय दहशत ज़दा होकर जवाबी कार्रवाइयों पर मजबूर है, क्योंकि ईरान की नई स्ट्रेटेजिक डेप्थ और 10 नए दिफाई शराकतदारों की शमूलियत ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन यकसर बदल दिया है। ये दोबारा हमला इस बुखलाहट की अक्कासी करता है कि ट्रंप इंतज़ामिया और नेतन्याहू अपनी तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद ईरान के गुरीला दिफाई निज़ाम और प्रॉक्सी नेटवर्क को तोड़ने में नाकाम रहे हैं, जिसके नतीजे में अब ये जंग सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि एक ऐसी मालियाती दलदल बन चुकी है जिससे निकलना दोनों पावर्स के लिए अब नामुमकिन होता जा रहा है। दूसरी जानिब आबना हुर्मज़ और बाबुल मंदब की बंदिश के बायस दुनिया में तेल का संगीन बहरान पैदा हो चुका है। आबना हुर्मज़ और बाबुल मंदब जो आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उनकी हालिया बंदिश ने पूरी दुनिया को एक संगीन मुआशी और तवानाई के बहरान में धकेल दिया है। दुनिया के कुल तेल की खपत का तकरीबन 5वां हिस्सा इन्हीं आबी गुजरगाहों से गुजरता है, जिसकी मौतली ने सप्लाई चेन को मफलूज कर दिया है और खाम तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। इस बंदिश के नतीजे में न सिर्फ यूरोपीय और एशियाई ममालिक की सनतें खाम माल की किल्लत का शिकार हैं, बल्कि खुद अमरीका के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं, जिसने अमरीकी मईशत और डॉलर की साख के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये तिजारती रास्ते फौरी तौर पर ना खुले तो आलमी मंडियों में अफराते ज़र का ऐसा तूफान आएगा जो तरक्की याफ्ता ममालिक के मालियाती निज़ाम को ज़मीन बोस कर सकता है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि एक आलमी माशी जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब अगर इस सारे मंजरनामे में ट्रंप की धमकियों की टाइमलाइन की बात की जाए तो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किया गया दोबारा मुश्तरका हमला
तेहरान की बढ़ती हुई अस्करी ताकत और तस्वीराती बर्तरी के सामने वाशिंगटन और तल अवीव की बौखलाहट और खौफ का वाज़ेह सबूत है। इस हमले का मकसद ईरान के ज़ेरे ज़मीन मिसाइल नेटवर्क्स को तबाह करना था, लेकिन ये इकदाम उल्टा साबित हुआ। दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताज़ा तरीन धमकियों में ईरान को जहन्नुम की आग और पत्थर के दौर में धकेलने की लर्ज़ाखेज़ बातें की हैं, जिससे ये अयां होता है कि वो अपनी अस्करी नाकामियों को छुपाने के लिए अल्फाज की जंग पर उतर आए हैं। इन धमकियों के साथ साथ आबना हुर्मुज़ और बाबुल मंदब की बंदिश ने आलमी तवानाई के बहरान को संगीन तर कर दिया है, जहां तेल की तरसील रुकने से आलमी मैशत मफलूज हो चुकी है। ट्रंप की 6 अप्रैल की डेडलाइन का अल्टीमेटम और ईरान का उसे जूते की नोक पर रखना ये जाहिर करता है कि अब ये जंग महज ज़मीन पर नहीं बल्कि आलमी इक्तिसादी निज़ाम की बका की जंग बन चुकी है, जिसमें अमेरिका और इसराइल अपनी तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद एक ऐसी मालियाती और अस्करी दलदल में धंसते जा रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, ट्रंप की धमकियां एक तरफ, लेकिन तेहरान के तेवर बता रहे हैं कि ईरान अब किसी अल्टीमेटम से डरने वाला नहीं। आबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब की बंदिश ने सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं रोकी, बल्कि अमेरिकी डॉलर की इस अजारादारी पर वार किया है जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता था। आज अमेरिका और इसराइल जिस मालियाती अस्करी दलदल में धंस चुके हैं, वहां से वापसी का रास्ता तेहरान से होकर गुजरता है। ट्रंप साहब, ईरान कोई फिल्मी सेट नहीं और ना ही ये 1990 की दहाई का कोई कमजोर मुल्क है। ये वो चुराहा है जिसकी दहकती आग वाशिंगटन और तल अवीव के ऐवानों को राख बना रही है। तारीख गवाह है कि जब तकब्बुर हद से बढ़ जाए तो फिर समंदर की लहरें और पहाड़ों की चोटियां भी अबाबील बन जाया करती हैं। क्या ट्रंप की जिद तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा साबित होगी या फिर अमेरिका की आलमी बालादस्ती के गुरूब होने की खबर लाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।